अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करें रीनल पैथोलॉजी। और रीनल पैथोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है पायलोनेफ्राइटिस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आगे इस लेक्चर में हम देखेंगे अपर और लोअर यूटीआई क्या है, पायलोनेफ्राइटिस क्या है, यूटीआई के क्या क्या कॉजेज़ हैं, इन्फेक्शन किस तरह से किडनी तक स्प्रेड करता है, और असेंडिंग इन्फेक्शन को हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ यूरिनरी ट्रैक्ट शो किया गया है। अगर अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो उसे अपर यूटीआई कहते हैं, और अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो उसे हम लोअर यूटीआई कहते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट ऑफ डिमार्केशन क्या है। तो पॉइंट ऑफ डिमार्केशन है ब्लैडर। अगर ब्लैडर से ऊपर ऊपर कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो उसे हम अपर यूटीआई की कैटेगरी में रखेंगे। ब्लैडर या ब्लैडर से नीचे कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो उसे हम लोअर यूटीआई की कैटेगरी में रखेंगे। अब यहाँ पर जो पार्ट इन्वॉल्व होता है उसको एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है। जैसे कि किडनी इन्वॉल्व है तो उसे पायलोनेफ्राइटिस कह दिया जाता है, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। यूरेटर इन्वॉल्व है तो उसे यूरेट्राइटिस कह दिया जाता है। ब्लैडर इन्वॉल्व है तो उसे सिस्टाइटिस, और अगर यूरेथ्रा इन्वॉल्व है तो उसे यूरेथ्राइटिस नाम दे दिया जाता है। यहाँ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर शो किया गया है, जिसमें ये टफ्ट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, बोमेन्स कैप्सूल एंड देन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अगर इन्फ्लेमेशन या इन्वॉल्वमेंट ग्लोमेरुलस का होता है तो उसको स्पेशल नाम दे दिया जाता है, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और अगर ट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व हैं तो उसे कह दिया जाता है एक्यूट ट्यूबुलर नेफ्राइटिस। अगर इंटस्टिशियल टिश्यूज इन्वॉल्व हैं तो उसे एक्यूट इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस कह दिया जाता है। और अगर ट्यूब्यूल अलोंग विथ इंटस्टिशियम इन्वॉल्व है तो उसको नाम दे दिया जाता है पाइलोनेफ्राइटिस। So what is pyelonephritis? Pyelonephritis is a renal disorder that affects tubules, interstitium and renal pelvis. यहाँ मॉर्फोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं किडनी की, कि नेफ्रॉन एक्चुअली लोकेटेड कहाँ होते हैं। तो ये कॉर्टिकल पार्ट है किडनी का, ये मेडुलरी पार्ट है, और नेफ्रॉन की लोकेशन होती है कॉर्टिकल पोर्शन में भी और मेडुलरी पोर्शन में भी। ट्यूब्यूलर पार्ट नेफ्रॉन का लोकेटेड होता है मेडुलरी पोर्शन में, दिस वन। तो अगर मेडुलरी पोर्शन में मींस ट्यूबुलर पोर्शन में ट्यूब्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, इंटस्टिशियल टिश्यूज इन्वॉल्व हैं, और रीनल पेल्विस में इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ भी लीजन प्रेजेंट है, तो फिर इन दोनों को मिलाकर कह दिया जाता है पाइलोनेफ्राइटिस। अब हम देखते हैं कि यूटीआई के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। तो 85% से भी ज़्यादा केसेस में देखा गया है कि यूटीआई के कॉज है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि नॉर्मल इनहेबिटेंट्स हैं इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के। मींस ज़्यादातर इन्फेक्शन एंडोजेनस बैक्टीरिया ही कॉज करता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट कॉजेटिव एजेंट डिफर करते हैं। जैसे कि अगर इम्यूनो कम्पिटेंट होस्ट है तो इटियोलॉजी अलग है, और अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होस्ट है तो इटियोलॉजी अलग है। कैसे अलग है? इम्यूनो कम्पिटेंट होस्ट कौन से होस्ट होते हैं? वो होस्ट जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्पिटेंट है, मींस कॉम्पीट कर सकता है, फाइट कर सकता है इन्फेक्शन से। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट कौन है? वो होस्ट जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उन्हें वीक हो चुका है, जैसे कि HIV के पेशेंट्स हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट्स हैं। तो उनमें पॉजिटिव एजेंट अलग होगा निस्बतन उनके जो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। अब इम्यूनो कॉम्पिटेंट होस्ट के क्या क्या पॉजिटिव एजेंट है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट है इकोलाई, followed by Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Streptococcus faecalis and Staphylococci. इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट के पॉजिटिव एजेंट है पोलियोमा वायरस, एडिनोवायरस एंड साइटोमेगैलोवायरस। यहाँ एक चीज़ गौर करने की है कि इम्यूनो कम्पिटेंट होस्ट में जितने भी पॉजिटिव एजेंट हैं वो सारे के सारे बैक्टीरियाज हैं, लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट में जितने भी पॉजिटिव एजेंट हैं वो सारे के सारे वायरसेस हैं। अब हम देखते हैं कि इन्फेक्शन किस तरह से किडनी तक पहुंचता है और पाइलोनेफ्राइटिस कॉज करता है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के दो रूट्स होते हैं। एक रूट होता है हेमाटोजेनस रूट और एक रूट होता है असेंडिंग रूट। हेमाटोजेनस रूट यानी कि वो इन्फेक्शन जो कि ब्लड के थ्रू किडनी में आए, और असेंडिंग रूट वो इन्फेक्शन जो कि यूरिथ्रा, ब्लैडर के होते हुए यूरेटर और यूरेटर से किडनी में आए, उसे कहेंगे असेंडिंग इन्फेक्शन रूट। असेंडिंग रूट सबसे कॉमन रूट है।
एज कम्पेयर टू हेमाटोजेनस रूट ये मोस्ट कॉमन है और हेमाटोजेनस रूट लेस कॉमन है। हेमाटोजेनस रूट सेप्टिसीमिया के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, यानी कि ऐसे पेशेंट जिन्हें सेप्टिसीमिया है या फिर जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट हैं उनमें ये देखा गया कि हेमाटोजेनस रूट के थ्रू इन्फेक्शन किडनी तक स्प्रेड कर जाता है और वहाँ पायलोनेफ्राइटिस कॉज कर देता है। और ये ज़्यादातर उन केसेस में होता है जिनमें यूरिट्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी कि यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। तो अब यहाँ पे ये जानने की कोशिश करें कि अगर इन्फेक्शन ब्लड से आया किडनी में पहुँच गया, अगर यूरेटर्स में ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो यूरिन होगा उसकी स्टेसिस होगी। जितना यूरिन किडनी से यूरेटर के होते हुए ब्लैडर में आना चाहिए था उतना यूरिन पास नहीं कर पाएगा, यूरिन का रिटेंशन होगा किडनी में। और जब यूरिन का किडनी में रिटेंशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि कोलोनाइजेशन बैक्टीरिया का होता रहेगा, इन्फेक्शन स्प्रेड होता रहेगा और वो कोलोनाइज करने के लिए उसको टाइम मिल जाएगा। तो यही वजह है कि यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में हेमाटोजेनस स्प्रेड ज़्यादा देखा जाता है या पायलोनेफ्राइटिस देखी जाती है। दूसरा है कि अगर डिबिलिटेटेड पेशेंट्स हैं, वीक पेशेंट्स में देखा जाता है, या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे जो पेशेंट्स हैं स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो उनमें भी देखा गया है कि हेमाटोजेनस रूट के थ्रू इन्फेक्शन कॉमन होता है। नाउ हम देखते हैं असेंडिंग रूट के थ्रू किस तरह से इन्फेक्शन कॉमन। तो असेंडिंग इन्फेक्शन जैसे हमने देखा यूरेथ्रा से किस तरह से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेटर, यूरेटर से किस तरह से किडनी तक इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से डिस्टल यूरेथ्रा में कोलोनाइजेशन होता है या फिर इन केस ऑफ फीमेल्स इंट्राइटस में कोलोनाइजेशन होता है। तो बैक्टीरिया जब एक बार यूरेथ्रा में पहुंच जाएं तो उसके बाद में बैक्टीरिया के पर पी फिम्बी होते हैं जिन पर एडेसिव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इंटरेक्ट कर सकते हैं यूरो एपिथेलियल सेल्स के रिसेप्टर्स पर। यूरो एपिथेलियल सेल्स क्या हैं? ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक के, जो कि यूरेथ्रा में, ब्लैडर में, रीनल पेल्विस में प्रेजेंट होते हैं, जिनके ऊपर स्पेशलाइज रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे बैक्टीरिया जिनसे बाइंड कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इनमें बाइंडिंग हो गई जो यहाँ शो किया गया है तो क्या करेगा? वो कोलोनाइज करेगा डिस्टल यूरेथ्रा में। अब हम देखते हैं कि यूरेथ्रा से ब्लैडर में किस तरह से एंट्री होगी बैक्टीरिया की। तो यूरेथ्रा से ब्लैडर में बैक्टीरिया की या वायरस की एंट्री किस तरह से होगी? यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन के थ्रू या अदर इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन द एब्सेंस ऑफ कैथेटराइजेशन यूटीआई आर मोर कॉमन इन फीमेल्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यूटीआई फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन कैसे है। तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। फीमेल्स में एक शॉर्टर यूरेथ्रा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अब शॉर्ट पाथ होगा तो इन्फेक्शन के स्प्रेड करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जल्दी स्प्रेड करेगा। दूसरा होता है कि फीमेल में प्रोस्टैटिक फ्लूइड एब्सेंट होता है। प्रोस्टैटिक फ्लूइड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, फीमेल में एब्सेंट है तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस फीमेल में ज़्यादा होंगे। तीसरा होता है यूरेथ्रल ट्रॉमा ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स। ये चीज़ भी फीमेल्स में देखी जाती है। अब इसको स्पेशलाइज नेम दे दिया गया है कि अगर ये ब्लैडर को अगर यूटीआई होता है और यूरेथ्रल ट्रॉमा हो रहा है, यही कॉज है, तो उसके लिए नाम दे दिया जाता है हनीमून सिस्टाइटिस। और अगर यही इन्फेक्शन यूरेथ्रल ट्रॉमा की वजह से किडनी में होता है, पायलोनेफ्राइटिस कॉज करता है, तो उसे हनीमून पाइलाइटिस कह दिया जाता है। चौथा रीज़न है हार्मोनल चेंजेस। फीमेल्स में ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं बैक्टीरिया के एडेरेंस को म्यूकोसा से। फिर हम देखेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्टेसिस ऑफ यूरिन, यानी कि एक बार बैक्टीरिया यूरेथ्रा में पहुंच गया, वहाँ कोलोनाइज कर लिया, कोलोनाइज करने के बाद में वो ब्लैडर में आया। अब ब्लैडर में, हमारे ब्लैडर में यूजुअली आप देखें कि इंटेस्टीन या जीआईटी में बैक्टीरियाज की प्रेजेंस नॉर्मल होती है, लेकिन यही प्रेजेंस अगर ब्लैडर में या यूरेथ्रा में हो बैक्टीरिया की तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। क्यों? क्योंकि यूरेथ्रा और ब्लैडर नॉर्मली स्टेराइल होते हैं। ब्लैडर में जो यूरिन की वॉइडिंग होती है वो फ्लश आउट होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी इन्फेक्शन ब्लैडर में होता है वो बाहर निकलता रहता है। लेकिन अगर यही चीज़ हम देखें और दूसरा क्या होता है कि एंटीबैक्टीरियल मैकेनिज्म कुछ ब्लैडर में होते हैं जिसकी वजह से नॉर्मली वहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता। तो ये नॉर्मल केस की हमने बात की कि बैक्टीरिया ब्लैडर में होगा, क्लियर ऑफ होता रहेगा कंटिन्यूस फ्लशिंग और वॉइडिंग के थ्रू और एंटीबैक्टीरियल मैकेनिज्म जो काम करते हैं उनके थ्रू। लेकिन अगर यही कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए, जैसे कि आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई ट्यूमर, कोई स्टोन या बीपीएच बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी हो जाए, या फिर
ब्लैडर डिसफंक्शनिंग हो, जो कि डायबिटीज़ के केस में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केस में देखी जाती है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि इनकम्प्लीट एम्प्टिंग होगी ब्लैडर की, ब्लैडर में यूरिन रुका रहेगा, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन बढ़ेगी, जिसकी वजह से स्टेसिस होगी, यूरिन ठहरा रहेगा, और जब कोई चीज़ ठहरी रहेगी तो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी स्टेसिस प्रमोट करेगी बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन इन दी ब्लैडर। अब हमने यहाँ तक देखा कि किस तरह से इन्फेक्शन यूरेथ्रा में गया, कोलोनाइज किया, ब्लैडर में आया, ब्लैडर में रुक गया। अब हम देखते हैं कि ब्लैडर से आगे किस तरह से इन्फेक्शन असेंड करेगा। तो इसमें सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं वेजाइगो यूरेट्रल रिफ्लक्स को। वेजाइगो यूरेट्रल रिफ्लक्स जैसे कि नाम से जाहिर होता है कि वेजाइगस वर्ड ब्लैडर के लिए यूज़ किया गया है और यूरेट्रल यूज़ किया गया है यूरेटर्स के लिए। बेसिकली क्या होता है कि वेजाइगो यूरेट्रल वेल्व प्रेजेंट होती है यहाँ पर, और ये वेजाइगो यूरेट्रल वेल्व जो है, जैसे कि वेल्व का हमें काम पता है कि वेल्व का फंक्शन होता है यूरिन डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करना। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो वेजाइगो यूरेट्रल वेल्व का काम है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ यूरिन को इंश्योर करना। मीन्स नॉर्मली यूरिन का फ्लो यूरेटर से ब्लैडर में हो, इसको ये इंश्योर करती है, और ब्लैडर से यूरिन यूरेटर में ना जाए, इसको ये इंश्योर करती है। लेकिन अगर ये इसमें माल फंक्शनिंग हो जाए जिसकी वजह से ये ओपन ही रहे, इवन एट द टाइम ऑफ मिक्चुरेशन, जब मिक्चुरेशन होता है तो इंट्रावेसिकल प्रेशर बढ़ता है, ब्लैडर के अंदर का प्रेशर बढ़ता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इंट्रावेसिकल पार्ट ऑफ वेजाइगो यूरेट्रल वेल्व है या इंट्रावेसिकल पार्ट ऑफ द यूरेटर है वो क्लोज हो जाता है। जब ये क्लोज होता है तो ये इंश्योर करता है कि बैक फ्लो ऑफ यूरिन ना हो या रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ यूरिन ना हो। लेकिन अगर कोई माल फंक्शनिंग है, वेल्व सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो ये एट द टाइम ऑफ मिक्चुरेशन भी ओपन ही रहेगी, और जब ये ओपन रहेगी, जब इंट्रावेसिकल प्रेशर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो यूरिन है और जिसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी कंटामिनेशन हो चुका है, बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, वो यहाँ ब्लैडर से आगे की तरफ यूरेटर की तरफ असेंड कर जाएंगे और यूरेटर से रीनल पेल्विस में भी पहुँच सकते हैं। तो यही कहलाता है वेजाइगो यूरेट्रल रिफ्लक्स। अब ऑल्दो ऑब्स्ट्रक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है असेंडिंग इन्फेक्शन के लिए, लेकिन वेजाइगो यूरेट्रल रिफ्लक्स एक्चुअली वो रिफ्लक्स है जो कि अलाउ करता है बैक्टीरिया को यूरेटर और यूरेटर से रीनल पेल्विस तक पहुंचने के लिए। यहाँ देखें कि यहाँ पे नॉर्मल फ्लो शो किया गया है, वही चीज़ जो पीछे एक्सप्लेन की गई है कि अगर वेल्व क्लोज होंगे और मिक्चुरेशन हो रहा है तो यूरिन बैक फ्लो नहीं होगा, लेकिन अगर रिफ्लक्स है, माल फंक्शनिंग है वेल्व की, तो वेल्व ओपन रहेंगे और रिफ्लक्स ऑफ यूरिन होगा। नेक्स्ट है वेजाइगो यूरेट्रल रिफ्लक्स के क्या क्या कॉजेज हैं। तो वेजाइगो यूरेट्रल रिफ्लक्स या रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ यूरिन के क्या क्या कॉजेज हैं। सबसे पहले देखते हैं कंजेनाइटल कॉजेज। कंजेनाइटल कॉजेज में है कि अगर इंट्रावेसिकल पार्ट और पोर्शन है यूरेटर का, अगर वो एब्सेंट हो या फिर शॉर्टनिंग हो जाए इंट्रावेसिकुलर पोर्शन की, तो इस केस में वेजाइगो यूरेट्रल रिफ्लक्स मिलेगा। दूसरा है ब्लैडर इन्फेक्शन। ब्लैडर इन्फेक्शन जैसे कि चिल्ड्रन के केस में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब भी इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस डिपॉजिट होने लगते हैं वेजाइगो यूरेट्रल वेल्व पे, जिसकी वजह से उसकी डैमेज हो जाती है, और जब डैमेज हो जाएगा तो वेजाइगो यूरेट्रल रिफ्लक्स हमें देखने को मिलेगा, और ये चीज़ ज़्यादा कॉमन होती है चिल्ड्रंस के केस में। नेक्स्ट है कि एक्वायर्ड वेजाइगो यूरेट्रल रिफ्लक्स एडल्ट्स के केस में भी हो सकता है, जो कि वेजाइगो यूरेट्रल रिफ्लक्स कॉज कर सकता है और रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ यूरिन कॉज कर सकता है। ये यूजुअली देखा जाता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, कोई इंजरी हुई, एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो गई, और उसकी वजह से देखा जाता है कि अगर वो नर्व जो ब्लैडर को सप्लाई कर रही है अगर वो इंजर्ड हो जाए तो उसमें ब्लैडर एटोनी हो सकती है, मीन्स ब्लैडर एकॉन्ट्रैक्टाइल हो सकता है। अब जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो जो वेजाइगो यूरेट्रल वेल्व है वो ओपन रहेगी, और जब वो ओपन रहेगी तो रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ यूरिन होगा इवन एट द टाइम ऑफ मिक्चुरेशन।
अब लास्ट पार्ट है कि इंट्रारीनल रिफ्लक्स। अभी हमने देखा कि किस तरह से यूरेटर तक असेंड किया था इन्फेक्शन, यूरेटर से किस तरह से, अब हम देखेंगे यूरेटर से किस तरह से रीनल पेल्विस और डीप इनसाइड द टिश्यूज ऑफ द किडनी जाएगा। तो इन्फेक्टेड ब्लैडर यूरिन प्रोपेल करता है रीनल पेल्विस और रीनल पैरेन्काइमा में रीनल पेपिली के थ्रू। और ये जो प्रोसेस है दैट इज़ कि किस तरह से इन्फेक्टेड यूरिन रीनल पेल्विस और डीपर इनसाइड द टिश्यूज ऑफ द किडनी आता है, वो इंट्रारीनल रिफ्लक्स के थ्रू आता है और यही इंट्रारीनल रिफ्लक्स कहलाता है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि जो इन्फेक्शन है और जो लीजन्स हैं वो अपर और लोअर लोब्स ऑफ द किडनी में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो उसके रीज़न क्या है कि पाइलोनेफ्राइटिस में अपर और लोअर लोब में ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं। तो ये इसका रीज़न है फ्लैटेन एंड कनकेव टिप्स ऑफ रीनल पेपिली। यहाँ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप इन तीनों को ग्लासेस कंसिडर करें और सपोज आपको इनमें वाटर को पोर करना है, तो आप बताएं किस में सबसे ज़्यादा इजी होगा वाटर को पोर करना। ऑब्वियसली इन दोनों में ज़्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। क्यों इजी होगा? क्योंकि इसकी टिप कनकेव है, इसकी टिप या इसकी ओपनिंग कनकेव है, इसकी ओपनिंग फ्लैट है और इसकी ओपनिंग पॉइंटेड है। और पॉइंटेड में इन्फेक्शन और वाटर मुश्किल से पोर हो पाएगा। यही कंसेप्ट हम लगाते हैं पेपिली में। जो अपर और लोअर लोब्स ऑफ द किडनी होते हैं वहाँ पर पॉइंटेड या कन्वेक्स टिप वाली जो मिड जोन होता है किडनी का, वहाँ पर पॉइंटेड या कन्वेक्स टिप वाली रीनल पेपिली प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से अगर इन्फेक्टेड यूरिन आ रहा है तो इनमें कम चांसेस होंगे कि इन्फेक्शन एंटर कर पाए। जबकि अगर हम अपर और लोअर लोब से में देखें तो वहाँ पर कनकेव और फ्लैटन टिप वाली रीनल पेपिली प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन आगे बढ़ने के और इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और यही रीज़न है कि अपर और लोअर लोब्स ऑफ द किडनी में ज़्यादा लीजन्स देखे जाते हैं और वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं इन केस ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस और किडनी इन्फेक्शंस। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो